चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। Can I determine the graphically the minimum value of the objective function z equals to minus 50x plus 20y subjected to the constraints like this? तो भाई अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ना फिगर बनाते हैं ना, फिगर, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी सी, ठीक है ना। ये कुछ लोग सोच लेंगे सर बहुत लंबा लेक्चर बना रहे हो आप। बेटा कुछ चीज़ें ना ऐसी ही होती हैं ना, 12वीं क्लास में हो तो फ्री के तो 5 नंबर मिलेंगे नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, छोटा मोटा काम, ठीक है। सो चलो अब सबसे पहले इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके, एंड इससे हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ओके। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, चेक कर लो। एंड देन y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -5/2 हो जाएगी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट्स आए, एक तो 0,5 आ गया और एक -5/2, 0 आ गया। सो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, है ना, जल्दी पास में कर देना, नज़दीक में, ओके। तो 0,5 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, इट इज 0,5, ठीक है, ओके। -5/2, 0, सो -5/2 कितना होता है, माइनस का 2.5 बेसिकली। सो इट इज, ये वाली जो लाइन है थोड़ा सा इसको और खींच दो, सो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3, राइट, ठीक है, माइनस का 3। सो माइनस का 2.5 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। माइनस का 5/2 कहीं कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, माइनस का 5/2, 0, ठीक है। अब अपना काम क्या है भैया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। सो हमने क्या कर दिया, मैं कह रहा हूँ ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, इसमें कुछ ऐसी कस्तूरी लगी हुई है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अवॉइड करता है। डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। और ये ऐसे करके अपन, हाँ ठीक है, और यहाँ पे भी अपन ऐसे करके इसको, हाँ ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, मैंने 0 0 को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करी, 0 0 को इस इनइक्वालिटी में। सो 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 0 -5 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। सो ये आपको इधर का रीजन दे देगा, आपको ना इधर का रीजन दे देगा। एक बार आपको रीजन मिला, इनइक्वालिटी तो आपके किसी काम की नहीं रही, आप फिर भी नोट कर लो, क्योंकि ये आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना, ये आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में आपको लगेंगे, है ना, कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपके 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, और मैं तो समझा रहा हूं तो मेरे को तो 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया, डन मामला, ठीक है, फिनिश, ओके। अब बच्चों बहुत ध्यान समझना, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 13, है ना, तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या सॉल्व कर रहे हैं, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इससे हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, एंड इक्वेशन बनाएंगे तो 3x प्लस वाई। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, कोऑर्डिनेट बॉक्स देखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉक्स कैसा होगा इसका। जब आप x का वैल्यू क्या लोगे भैया, 0 लोगे तो y की वैल्यू 3, एंड जब y का वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 1, है ना, चेक कर लो, ठीक है, कितना आ गया भैया, 0,3 एंड 1,0, राइट है बच्चों, चेक कर लो। तो 0,3 क्या हो गया भैया, ये वाला पॉइंट, एंड 1,0 1, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 1,0, ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। सो अब एक स्ट्रेट लाइन ये वाली भी ले लेते हैं, ठीक है,
ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है भैया, और इसको अपन अपना एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 0 0 को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूं तो क्या हो पा रहा है? इट इज 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं हो पाएगा। यानी कि 0 की तरफ का एरिया नहीं देगा, ये इधर का एरिया देगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात? ओके, तो ये भी आप नोट कर लीजिए प्लीज, ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिए। एक इनइक्वलिटी और बची है, एक इनइक्वलिटी आपकी और बची है भाई, और बची है भाई, और बची है, एक इनइक्वलिटी आपकी और बची है, ठीक है गाइस, एक इनइक्वलिटी आपकी और बची है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लिया आपने, तो ये आपको अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है एंड ग्राफ पेपर पे आपको ये इनइक्वलिटी अपडेट कर देनी है ना, ठीक है। अब तीसरे नंबर की इनइक्वलिटी देखो, 2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, सो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करेंगे, 2x - 3y इक्वल टू 12, यानी कि 2x - 3y है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं गाइस, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो, ठीक है ना, बल्कि यार ये माइनस को अवॉइड करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि y को नीचे ले जाना पड़ेगा ना, सो x की वैल्यू को 6 लूँगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगर मैं अगर मैं x की वैल्यू को 3 रख दूं, सोचो, सो 2 3 6 12 में से 6 गया 6, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। सो इट इज 6,0 एंड 3,-2, ठीक है। अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 6,0 1 2 3 4 5 6, 6,0 तो ये आ गया, ठीक है। एंड अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज 3,-2 है ना, सो 1 1 2 3, और ये लेट्स से इस फिगर को मैं थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ ना, थोड़ा सा इधर, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक सेकंड, फिगर को फिर से उठाऊंगा मैं, फिर से उठाऊंगा फिगर को मैं फिर से उठाऊंगा, और मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहता हूँ फिगर को ना, फिगर को मैं पूरा ऊपर उठा के ले गया, और यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सो इस लेंथ को है ना, मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहा हूं, सो इट इज 3,-2, यानी कि -1 यहां और -2 यहां, सो 3 1 2 3, -2 है ना, कहां बैठेगा भैया? यहां बैठेगा। बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है भैया। सो यहां से लेके यहां तक की स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर है भैया? अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। 0 0 पुट करके देखो, 0 0 पुट करके देखो इसमें, तो कितना हो जाएगा? इट इज 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 12, यस बिल्कुल ट्रू। सो इसको भी नोट कर लो आप, तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपको इधर का एरिया दे देगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना है ना। अब ये चौथी इनइक्वलिटी को समझो, चौथी इनइक्वलिटी क्या है? x की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां होती है भैया? y एक्सिस पे और y एक्सिस के राइट पे, ठीक है। और पांचवी इनइक्वलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। हमने सारी इनइक्वलिटी करके कॉमन रीजन निकालने की कोशिश कर ली है, ठीक है ना। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपके पास इस लाइन से इधर रीजन मिलना चाहिए, राइट, इस लाइन से इधर मिलना चाहिए, इस लाइन से इधर मिलना चाहिए, इस लाइन के ऊपर मिलना चाहिए, और इस लाइन के इधर मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको अभी तक क्या मिल रहे थे?
अभी तक जितने भी फिजिबल रीजन आपको मिले वो सब बाउंडेड मिले। ये कैसा था भैया पहले क्वेश्चन में, ये कैसा था, बाउंडेड फिजिबल रीजन था। दूसरे क्वेश्चन में बाउंडेड फिजिबल रीजन है ना, बाउंडेड फिजिबल रीजन, यानी कि इनकी बाउंड्रीज थी, ओपन नहीं था ये, बाउंडेड फिजिबल रीजन। तीसरे क्वेश्चन में बाउंडेड फिजिबल रीजन है ना, बाउंडेड फिजिबल रीजन। पहली बार क्या मिल रहा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा है। पहली बार क्या मिल रहा है बच्चों, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी जो स्टडी है वो हमें अलग से करनी पड़ेगी। इसकी जो स्टडी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है अदर्स, यानी बाउंडेड वाले से थोड़ी सी डिफरेंट है। बट आई थिंक यहां तक कि फिगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ना, यहां तक का ये जो आपकी जो फिगर्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ये वाला पोर्शन तो आप नोट करिए प्लीज, है ना, ये वाला तो नोट करिए। सो यहां तो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। अब एक बार अगर हमारे पास ये जो फिगर है वो आ जाए, राइट, एक बार हमारे पास फिगर आ जाए, ठीक है ना, ये फिगर ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल कॉर्नर पॉइंट टेबल बनानी है। आप कह रहे हो सर अभी तो आप कह रहे थे इसकी स्टडी थोड़ी अलग है, आप तो यहां पे भी कॉर्नर पॉइंट बना रहे हो, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, 0,5, 0,5। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,3, 0,3। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 1,0, 1,0। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 6,0, 6,0। एंड z वैल्यू इज माइनस का 50x प्लस 20y, ठीक है। अब जरा z वैल्यू लिखते हैं, इट इज 100, इट इज 60, इट इज माइनस 50 एंड इट इज माइनस का 300, है ना। 50 इंटू एक्स 300 और माइनस का 300। क्लियर है भैया। हम क्या करने को बोला था, मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला था, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। सो बेसिकली यहां पे कॉर्नर पॉइंट टेबल से बच्चों क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट टेबल से क्या हो रहा है बच्चों, हमने कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाई, ठीक है, हमने कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाई, ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से देखेंगे। और यहां पे हमारे को क्या मिल गया भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिल गया ना, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। कहने लगा सर ये तो करते ही आ रहे हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है ना, ये आंसर परफेक्ट नहीं है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ z जो है ये आंसर परफेक्ट नहीं है, यानी कि हमारे पास ये आंसर अभी परफेक्ट नहीं है, इससे भी छोटी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि यही मिनिमम वैल्यू ऑफ z हो, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे को डाउट है ना, इस पे मुझे डाउट है। कहने लगा सर डाउट क्यों है, आज से पहले तो डाउट नहीं हुआ, आज से पहले तो डाउट नहीं हुआ। आज से पहले डाउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाउंडेड फिजिबल रीजन होता था, सारे कॉर्नर पॉइंट चेक कर लिए अपन ने, ठीक है ना। अब यहां पे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, बेसिकली इस डायरेक्शन में तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स चेक ही नहीं करे, राइट, बहुत सारे पॉइंट्स चेक नहीं करे, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, भाई वहां पे तो बाउंडेड फिजिबल रीजन था, सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, एक यूनिक सॉल्यूशन मेरे को चाहिए था, वो किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट पे मिल गया, लेकिन यहां पे फिगर जो है हमारी बाउंडेड नहीं है, यानी कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने चेक नहीं करे जो कर सकते थे, बट क्योंकि फिगर बाउंडेड नहीं है इसलिए नहीं कर पाए। तो हम क्या करते हैं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में डाउट रखते हैं कि यार देखो अभी अगर ये फिगर क्लोज हो जाती तो एक कॉर्नर पॉइंट और चेक हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो अपने को इस मिनिमम वैल्यू ऑफ z पे डाउट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खोज में निकलेंगे। क्या हम खोजेंगे किसको, कि ये जो z की वैल्यू है ना, -50x और +20y, हम कह रहे हैं कि ये z का वैल्यू है ना, ये z वैल्यू है, इसकी अभी मिनिमम वैल्यू -300 है, मैं -300 से भी
छोटी वैल्यू ढूंढने के लिए निकलूंगा। अगर मैं निकाल पाया तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, और अगर मैं नहीं निकाल पाया तो फिर यही मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। तो मैं z की जो वैल्यू है वो -300 से भी छोटी वैल्यू ढूंढूंगा, और अगर मुझे मिल गई तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, और अगर मुझे नहीं मिली तो इसका मतलब फिर यही मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे कि भाई खोजेंगे कैसे, है ना, हाउ टू फाइंड आउट। सो बेसिकली चलेंगे, आगे चलते हैं, और मैं आपको एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का पूरा ज्ञान दे देता हूं ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का पूरा ज्ञान दे देता हूं कि हाउ टू सॉल्व अनबाउंडेड फिजिबल रीजन प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व अनबाउंडेड फिजिबल रीजन प्रॉब्लम्स, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन प्रॉब्लम्स। राइट है बच्चों, राइट है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, हाउ टू सॉल्व अनबाउंडेड फिजिबल रीजन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जरा समझते हैं क्या, देखते हैं बहुत ध्यान से। भैया एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन अपने पास कैसा होता है बच्चों? सोचो। कुछ ऐसा होता है, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, है ना, इसके ऊपर और इसके दाएं, है ना। सो बेसिकली एक अनबाउंडेड फिजिबल रीजन प्रॉब्लम ऐसी होती है, ठीक है। कहने को सर ये आगे जाके कटेगा तो, और भाई मान ले अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है ये, ले नहीं कट रहा है, ले अब फील आ गया। कहने को सर अब भी आगे जाके कट ही जाएगा पैरेलल एक कन्वर्जिंग लाइन से है ना। बच्चे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, ध्यान से देखिए इस बच्चे को, है ना। ले भाई ले आगे जाके नहीं मिलने दूंगा तेरी लाइंस, ठीक है भैया, लो भैया नहीं मिल रहा आगे जाके, ठीक है। सो अपने को कुछ सर्टेन कॉर्नर पॉइंट्स मिले, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कुछ सर्टेन कॉर्नर पॉइंट्स मिले, ठीक है, कुछ सर्टेन कॉर्नर पॉइंट्स मिले, और हमने कॉर्नर पॉइंट की एक टेबल बनाई, C1 C2 C3 C1 C2 C3 एंड क्या भैया C4 हो गया ना। सो लेट्स से कितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हो सकते हैं, अभी मेरे को पता नहीं कितने भी होंगे ना, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कितने भी हो सकते हैं, और ये x + py है। और मान लो लेट्स से कॉर्नर पॉइंट 1 पे स्मॉल वैल्यू आ गई है ना, मिनिमम वैल्यू, इट इज मिनिमम ऑफ z, और लेट्स से C3 पे कैपिटल M आ गया ना, क्या आ गया भैया? कैपिटल M, दिस इज मैक्सिमम ऑफ z, राइट। तो भैया जैसे ये प्रॉब्लम मिनिमम की है, कभी तो मैक्सिमम की भी होगी ना, तो एक ही साथ बता देता हूं दोनों बातें। तो हमको हो जाता है भैया डाउट, है ना, हमको हो जाता है क्या? डाउट कि यार अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, सारे पॉइंट्स अभी हमने चेक नहीं करे हैं, और मुझे तो सारे पॉइंट्स चेक करने हैं, तो फॉर मिनिमम का केस है ना, द मिनिमम केस है ना, मिनिमम का केस देखते हैं। मिनिमम का केस क्या है भैया? कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था और इस मिनिमम वैल्यू पे मुझे डाउट है, मैं z की वैल्यू स्मॉल m से भी छोटी ढूंढना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, इधर के साइड में कॉर्नर पॉइंट और होता और मैं चेक करता तो शायद वहां पे मिल जाती, लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो मैं अभी स्टिल इसे स्मॉल m से छोटी वैल्यू ढूंढ रहा हूं, ठीक है। यानी कि स्मॉल z क्या, ये z कितना है? ax + by, यानी कि मैं ax + by से भी इसकी वैल्यू लेस देन m ढूंढ रहा हूं। अच्छा अब एक बात बताओ, एक इनइक्वालिटी आपको क्या देती है? सोचो, हमने आपको इस चैप्टर में जब पढ़ाया, या इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जब पढ़ाया, तो हमने आपको बताया कि भैया एक इनइक्वालिटी आपको एक रीजन देती है, एरिया देती है ना, रीजन क्षेत्र देती है। एक इनइक्वालिटी आपको क्या करती है? देखिए एक काम करिए, है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। एक स्ट्रेट लाइन जो है
वो पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है x प्लस वाई बराबर 8 है ना, अभी इनइक्वलिटी हटा दो। ये क्या कर रही है भैया, इसने पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज हाफ प्लेन एंड दिस इज एन अनदर हाफ प्लेन, राइट है। एक स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, फिर जिस हिसाब से जिस तरफ के पॉइंट्स वो सेटिस्फाई करती है उस तरफ वाला हाफ प्लेन आपको आपका बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है या इनइक्वलिटी का एरिया होता है। सो इनइक्वलिटी टेक्निकली हमें क्या दे रही है, इधर साइड का एरिया यानी कि रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, इधर साइड का क्षेत्र। तो सिमिलरली ये जो इनइक्वलिटी है, सिमिलरली ये जो इनइक्वलिटी है ये भी हमें कोई रीजन देगी। अरे इससे भी तो हमें कोई रीजन मिलेगा। एंड लेट्स से मैं कह रहा हूं रीजन R1। लेट्स से मैंने कहा कि भैया इससे हमें एक एरिया मिलेगा और मैं कह रहा हूं कि लेट्स से वो रीजन क्या है, R1 रीजन है ना भैया। इस इनइक्वलिटी से हमें कोई रीजन मिलेगा, वो क्या होगा, लेट्स से हमने उसको R1 कह दिया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। अब अगर टू केसेस अराइज, अब अगर रीजन R1 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ये जो रीजन है इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना भैया। अब बहुत ध्यान समझना, अगर रीजन R1 क्या है, रीजन R1 क्या है बच्चों, इस इनइक्वलिटी ने जो हमें हाफ प्लेन दिया वही रीजन R1 है। रीजन R1 और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, सो इट विल इंप्लाइज कि इसका मतलब क्या है कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में ऐसा एक भी पॉइंट एक्स वाई नहीं मिला जो ax प्लस बी वाई की वैल्यू m से छोटी कर देगा। यानी कि ऐसा कोई भी एक्स वाई नहीं मिल पाएगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसा एक भी एक्स वाई नहीं मिल पाएगा जो ax प्लस बी वाई की वैल्यू स्मॉल m से छोटी कर देगा। यानी कि स्मॉल m से छोटी वैल्यू ढूंढना पॉसिबल नहीं है, यानी कि स्मॉल m ही मिनिमम वैल्यू होगी। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में क्या होगा बच्चों, स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है ना। लेकिन केस 2 भी हो सकता है, दूसरा केस भी हो सकता है, दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर रीजन R1 है ना, इसको अप्लाई करके भी दिखाएंगे आपको, रीजन R1 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में इफ देयर आर कॉमन पॉइंट्स है ना, अगर इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स आ गए, कॉमन पॉइंट्स आ गए, ऐसा कब हो सकता है, मान लो हमने ax प्लस बी वाई लेस देन एम को ड्रॉ किया और ये ax प्लस बी वाई लेस देन एम है। अब देखो कितने सारे कॉमन पॉइंट आ गए, ये यानी कि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं। अब ये कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, ये वो एक्स वाई की वैल्यूज हैं जो अगर ax प्लस बी वाई में रखी जाए तो स्मॉल m से छोटी वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन ये तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, ये तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं भैया। रीजन R1 क्या है, रीजन R1 यही तो है, रीजन R1 क्या है, यही तो है, ठीक है ना। रीजन R1 क्या होगा बच्चों, बेसिकली ये ax प्लस बी वाई लेस देन m से जो रीजन मिला वही रीजन R1 है। अब रीजन R1 जो है उसमें और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में अगर कॉमन पॉइंट्स आ गए तो इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट एक्स वाई वैल्यू पॉसिबल है जो ax प्लस बी वाई की वैल्यू स्मॉल m से भी छोटी कर देंगे। अब वो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हम चेक तो कर नहीं सकते, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि भैया देयर इज नो मिनिमम वैल्यू वी कैन टेल, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, इससे भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है
है ना, लेकिन जो हैं वो हम बता नहीं सकते। तो ये तो स्मॉल m इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, और कोई भी मिनिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नो मिन वैल्यू ऑफ z एग्जिस्ट। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? जल्दी से बोल दो। अब मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम वाला केस बताऊंगा, है ना, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑफ z निकालने की भी तो हो सकती है ना, मैक्सिमम ऑफ z निकालने की भी तो हो सकती है ना भाई। यही सेम प्रॉब्लम मिनिमम की जगह मैक्सिमम की भी तो हो सकती थी ना, मिनिमम की जगह मैक्सिमम की भी हो सकती थी। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सो ऐसी प्रॉब्लम में अगर जैसे कि हमारे यहाँ पे ये मैक्सिमम आ गया, है ना, सो यही कैपिटल M हो गया, तो क्या हम इसको मैक्सिमम बोल देंगे? नहीं, हमें डाउट है, अभी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं चेक करने। तो हम लोग कहेंगे कि यस, इससे भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम खोजेंगे किसकी वैल्यू? -50x + 20y की वैल्यू 100 से भी ज्यादा खोजेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे में मैक्सिमम केस में, है ना, जो मैक्सिमम वाला जो केस होगा, मैक्सिमम के केस में क्या होगा बच्चों? हम z की वैल्यू कैपिटल M से भी बड़ी ढूंढते हैं, कैपिटल M से भी बड़ी ढूंढते हैं। यानी कि z की वैल्यू क्या है? ax + by, यानी कि ax + by की वैल्यू हम लोग कैपिटल M से भी बड़ी ढूंढते हैं। और इस इनइक्वलिटी से हमें लेट्स से एक रीजन मिलता है, एक क्षेत्र मिलता है जिसका नाम हम लोग कह रहे हैं रीजन R2, लेट्स से, ठीक है। अब यहां पे भी दो केस अराइज होंगे। क्या? केस 1 कि अगर जो रीजन R2 है और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, इनके बीच में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स वाई वैल्यू हमें नहीं मिल पाया जो एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कैपिटल एम से बड़ी कर दे। हेंस जब ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं पाया जो कैपिटल एम से बड़ी वैल्यू दे दे, तो कैपिटल एम ही उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। भैया जब इससे बड़ी वैल्यू ढूंढ ही नहीं पाए तो यही मैक्सिमम वैल्यू है। सो कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इन दैट केस। अब इसमें दूसरा केस भी आता है बच्चों, क्या कि रीजन R2 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के बीच में अगर कुछ कॉमन पॉइंट्स आ गए, है ना, बिल्कुल उसी केस की तरह, ऊपर वाले केस की तरह, तो इसका मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स आ गए जो क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू को ग्रेटर देन एम कर सकते हैं। अब वो कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कैपिटल एम से बड़ी वैल्यू ले आएंगे। अब इतने सारे पॉइंट्स को हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सो यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कैपिटल एम से बड़ी होगी, लेकिन हम बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट्स को चेक नहीं करके देख सकते। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे इन दैट केस, है ना, नो मैक्स जेड पॉसिबल, है ना भैया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड जो है कैपिटल एम से बड़ी आ रही है, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आ रही है और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हम चेक नहीं कर सकते। सो वी विल से दैट नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड विल एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? सो दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम को ऐसे हमें डील करना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको प्लीज नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना। सो हमारा जो प्रॉब्लम था वो मेनली किसके बेसिस पे था? वो हमारा मिनिमम के बेसिस पे था, राइट? ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड यहां आ रही है और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड यहां आ रही है, ठीक है ना। तो मैं दोनों के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी पॉइंट्स को हटा दे रहा हूं, बाकी पॉइंट्स को हटा दे रहा हूं। यानी कि ये टेबल जो है मैं ऐसे ले गया। अब आप देखना बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना। हाँ, ओके ओके ओके। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना भाई, मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वाली एंट्री का काम है, बाकी का काम नहीं है। अब देखिए बच्चों, मैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं
बेसिकली बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिनिमम के लिए सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहा हूं। मान लो मेरे से मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे को अभी डाउट है कि -50x, यानी कि ये जो z की वैल्यू है, मेरे को डाउट है, मुझे लगता है कि -300 से भी कम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, आ सकती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, z यानी कि कितना है, -50x + 20y, और ये वैल्यू मैं -300 से भी छोटी ढूंढ सकता हूं, है ना, ऐसा मेरा मानना है। इस इनइक्वलिटी को मैं क्या बोलूंगा, रीजन R1, है ना, दिस इज रीजन R1। अब जरा मैं रीजन R1 को देखो ट्रेस करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, 10 से डिवाइड कर दो तो -5x + 2y बराबर -30, है ना, इक्वलिटी बना ली। अब कोऑर्डिनेट बॉक्सेस लेके आएंगे। कोऑर्डिनेट बॉक्सेस में क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -15 हो जाएगा, राइट। एंड जब y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू +6 हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। इन पॉइंट्स को ट्रेस करने के लिए मुझे फिगर को मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिगर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट्स क्या क्या हो गए बच्चों, ये पॉइंट्स क्या क्या हो गए, ये पॉइंट्स क्या क्या हो गए, ये पॉइंट्स हो गए 0, -15, ठीक है ना। और मैं इसके अलावा ना कोई दूसरा पॉइंट लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को फिर फिगर जो है ना उसके साथ बहुत छेड़खानी करनी पड़ेगी। सो वन ऑफ द पॉइंट इज तो 6,0, एंड इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा इनोवेटिव पॉइंट बताओ। y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं, तो 2 पंजे 10, उधर जाके -40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू +8 आ जाएगी, ठीक है ना। सो अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखूं इस फिगर को मैं वापस इसके रूप में लेके आऊं, ठीक है ना, इस फिगर को मैं वापस इसके रूप में लेके आऊं, ठीक है, इस फिगर को मैं वापस इसके रूप में लेके आऊं, है ना, इस फिगर को मैं वापस इसके रूप में लेके आऊं। अरे दादा, अरे दादा, अब नहीं लेके आ पाऊंगा, अब नहीं लेके आ पाऊंगा, बट ठीक है, मतलब ठीक है, बोर्ड थोड़ी सी माल फंक्शनिंग कर रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। यहां पे x की वैल्यू मैंने, y की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी बच्चों, 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 8 = 40, है ना, 8,5। सो दिस इज 8,5 एंड दिस इज 6,0, राइट। सो 6,0 पॉइंट तो बच्चों यही हो गया, राइट। एंड 8,5 यानी कि 7, 8 एंड 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि दिस पॉइंट विल कम समवेयर अराउंड यहां पे, राइट। और बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये जो ये यहां पे ये इक्वल टू का साइन नहीं है ना, बहुत ध्यान से देखना, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यानी कि ये इनइक्वलिटी ड्रॉ करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, और क्या 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करेंगे तो 0 + 0 < -300, 0 -300 से छोटा नहीं होता है ना, 0 -300 से बड़ा होता है, सो ये इधर का एरिया दे देगा, यानी कि ये आपका रीजन R1 हुआ। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको नजर आ जाएगा कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, जो कि आपका, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, सो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आपका ये है ना, ये है। अब आप देखो कि कितने सारे कॉमन पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना, ये। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, इतने सारे पॉसिबल केसेस हैं, यानी कि रीजन R1, जिसको हमने रीजन R1 कहा है, ठीक है। अब इसका मतलब रीजन R1
ऐसे लिख देंगे रीजन R1 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, इनके बीच में कॉमन इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं तो यानी कि ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल हैं, ऐसे एक्स वाई वैल्यू पॉसिबल हैं जो -50x + 20y की वैल्यू -300 से भी छोटी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट है वो चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन -300 मिनिमम वैल्यू नहीं है, इससे भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है, और वो वैल्यू हम बता नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि भैया नो मिनिमम ऑफ z विल एग्जिस्ट। ठीक है, सो जो बच्चे हंसी खुशी इसको मिनिमम वैल्यू ऑफ z बोल रहे होंगे उनका तो आंसर खत्म हो गया है ना, वो तो उनका आंसर तो गलत हो गया। सो नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है भैया? जल्दी से बोल दीजिए, प्रॉपरली क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज की तारीख में क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? देखिए आज की तारीख में बोर्ड बड़े स्मार्ट हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम वाले, ठीक है ना, तो वो किसी भी क्वेश्चन को ना ब्रेक कर करके पूछते हैं, है ना, यानी कि इतना बड़ा लॉजिक जो है वो किसी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे, लॉजिक, है ना। तो लॉजिक क्लियर है तो आपके मार्क्स भी फुल हैं। ठीक है, क्लियर है भैया? फटाफट से प्लीज नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है क्या 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 ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, मान लो सेम प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम। अब इसको नोट करिएगा प्लीज, है ना, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा। ठीक है, मैं जरा यहाँ पे इसको पूरे को नोट कर लीजिए प्लीज, इसको पूरे को नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है ना, इसको पूरे को नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ कॉर्नर पॉइंट लिख रहा हूँ, 0,5, 0,3, 1,0 एंड 6,0, है ना, बस मैं कॉर्नर पॉइंट लिख रहा हूँ, बाकी इसको पूरे को नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर लिया भैया? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, मुझे ये पूरा ही खत्म करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे मैक्सिमम का केस सॉल्व करना है, मुझे मैक्सिमम का केस सॉल्व करना है ना, मुझे किसका केस सॉल्व करना है? मैक्सिमम का केस सॉल्व करना है। ठीक है, सो मैक्सिमम का केस सॉल्व करना है भाई, राइट। कैसे करेंगे मैक्सिमम का केस सॉल्व? अब मैं फिगर को जरा रीड्रॉ कर रहा हूं ना, थोड़ा साफ सी, क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पता ही हैं, सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स पता ही हैं। सो 0,5 ये था, ठीक है ना, या थोड़ा तहजीब से कर लेते हैं, इट इज़ 1 2 3 4, है ना, 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इट इज़ 1 पॉइंट इज हियर 0,5 एंड 1 पॉइंट इज हियर इट इज़ 6,0, ठीक है, सॉरी 0,3, ठीक है, 1 पॉइंट इज हियर एंड 1 पॉइंट इज हियर 1,0, ठीक है, एंड 1 पॉइंट इज हियर, राइट, 6,0, ठीक है, ओके। वैसे मैंने थोड़ा सा गलत काम कर दिया, मैंने फिगर को मिटा दिया, है ना, तो मुझे फ़ोटो खींच के मिटाना चाहिए था, फ़ोटो खींच के, क्योंकि इससे मेरा काम थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं अब मैक्सिमम के केस के लिए सॉल्व करूँगा ना इसको, तो मुझे एक्चुअल फिगर थोड़ा सा चाहिए, है ना, एक्चुअल फिगर थोड़ा सा चाहिए, एक्चुअल फिगर थोड़ा सा मुझे चाहिए। मैं ज़रा एक्चुअल फिगर की फ़ोटो खींच लूँ, है ना, मैं ज़रा एक्चुअल फिगर की फ़ोटो खींच लूँ भैया, है ना, है ना, है ना, है ना, सो एक्चुअल फिगर की फ़ोटो खींच रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब बच्चों सुनो मेरी बात, अब ये मैंने मिनिमम के लिए सॉल्व कर दिया, अब मैं मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल फिगर की मैंने फ़ोटो खींच ली है, क्योंकि इसी में ही हौच पौच करके बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा फिगर साफ करके बता दो ना। चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 100 है, ठीक है। अब जरा मैं फिगर को थोड़ा सा बना रहा हूँ अच्छे से, जरा देखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो इट इज़ 1,0 3 4 5 6, इट इज़ 6,0, राइट, इट इज़ 1 2 3, इट इज़ 0,3, है ना, 0,3 एंड इट इज़ 0,5, ठीक है।
एंड इधर जो है बेसिकली मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पे अपने को -1 -2 एंड -3, सो एक पॉइंट अपने को -5/2, 0 लेना था, सो दैट मैं एक तो ये वाली लाइन ज्वाइन कर सकूँ, ठीक है, इससे इधर, फिर इससे इधर का मामला है, एंड ये वाली लाइन है ना, सॉरी ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, इससे इधर का मामला चल रहा है, ठीक है, एंड इससे इधर का मामला चल रहा है, राइट, एंड कहीं ना कहीं 3, -2 है ना, सो 1 2 3 3, -2 3, -2, ठीक है, यहाँ से एक ये लाइन ऐसे जा रही थी ना, ये एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एंड इट इज लाइक दिस, ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया, दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में मुझे डाउट है कि मेरे को z की वैल्यू 100 से ज़्यादा मिल सकती है, मैं देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं -50x + 20y की वैल्यू 100 से ज़्यादा मेरे को मिल सकती है, मैं ऐसा खोज रहा हूँ, सो -5 + 2y -5x + 2y इज ग्रेटर देन 10, एंड हेंस यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन डेवलप करूँगा, -5x + 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना, एंड इससे मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉक्सेस देख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉक्सेस देख रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट बॉक्सेस देख रहा हूँ। सो x की वैल्यू जब मैं 0 लूँगा, y की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी, और y की वैल्यू जब मैं 0 लूँगा तो x की वैल्यू मुझे -2 मिल जाएगी, यानी कि 0,5 एंड -2,0, राइट। अब अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे तो -2,0 यहाँ बैठ गया और 0,5 यहाँ है, राइट। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों, राइट, मान लो इस इनइक्वालिटी से आपको क्या मिल रहा है, रीजन R2 मिल रहा है ना, रीजन R2 मिल रहा है, ठीक है। अब ये काम तो बन गया, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखते हैं, इनइक्वालिटी ट्राई करके देखते हैं, 0,0 पुट करके देखो, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 10, नो, तो यानी कि ये 0 की तरफ का आंसर नहीं देगा, ये इससे इधर का आंसर देगा। बच्चों जरा सोच के बताओ, इस रीजन R2 का अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या? नो कॉमन पॉइंट बच्चों, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इस वाले पॉइंट पे भी मैंने क्या कहा था, डॉटेड लाइन भी रीजन R2 का मतलब क्या है भाई, देखो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। रीजन R2 में लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि ये एक कैसी इनइक्वालिटी है, इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये तो ओपन हाफ प्लेन मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, ओपन हाफ प्लेन। तो दो तरह के हाफ प्लेन होते हैं, ओपन एंड आपके क्लोज। सो अगर आपको मैं बहुत ध्यान से बताऊं तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ज्ञान दिया था, दिस इज एन ओपन हाफ प्लेन, राइट, ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि इसमें लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, एंड दिस इज अ क्लोज्ड हाफ प्लेन, है ना। जैसे कि आप वो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ते थे ना, तो ओपन और क्लोज का मीनिंग क्या है कि भैया लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, और ओपन का मतलब लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को गाइस, यहां पे अगर आप आ जाएं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि भैया यहां से आपने क्या नोटिस किया, है ना, यहां से आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि रीजन R2 में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में नो कॉमन पॉइंट, यानी कि ऐसा एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, यानी कि ऐसा एक भी XY वैल्यू नहीं मिला जो -50x + 20y की वैल्यू को 100 से ज्यादा ला सके, ठीक है ना। तो इसलिए
जब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला कि आपकी z की वैल्यू 100 से ऊपर जा सके, तो यही आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम z वेज इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो देखिए मैक्सिमम z इज 100 और मिनिमम वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करी। तो ये क्वेश्चन अगर मिनिमम की जगह कभी आपसे मैक्सिमम में पूछ लिया जाए तो आप इसको ऐसे करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को एक बार घर से प्रैक्टिस करके देखिएगा। एंड एनसीईआरटी की जो 12.1 की एक्सरसाइज है उसके अंदर भी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, और है ना। बाकी इसका जो सार है वो मैंने आपको करा दिया, आपको बस ये वाला पेज याद रखना है, ठीक है, और आपके काम आसान हो जाएंगे। राइट है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है, राइट है, जल्दी से बताइएगा, बोल दो भाई। ठीक है, चलें आगे। ठीक है सर, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये हो गया, ठीक है। इसको पूरे को नोट कर लो प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और ये वाला पेज तो नोट करना ही है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है ना, लास्ट एग्जाम्पल बचा है, बस एक लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है बच्चों, ठीक है, इसको देखते हैं। मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y, और हमको क्या करना है, इसका एक, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग रीजन ही बनाते हैं, ठीक है, रीजन बनाते हैं ना, हम लोग रीजन बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा साफ से बना लेंगे, थोड़ा साफ से बना लेते हैं। एक काम करते हैं यार, इन्होंने पता नहीं जिसने भी पीपीटी बनाई है वो इनइक्वलिटी बीच में रख दी उसने, बट मैं इनइक्वलिटी को लेफ्ट में लिखता हूँ और थोड़ी तहजीब से फिगर बनाता हूँ, है ना, ठीक है। ये 4 इनइक्वलिटी हैं बच्चों, 4 इनइक्वलिटी हैं, राइट है बच्चों, जल्दी से बोलो या यो हानि सिंह, ठीक है। अब जगह आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा भैया, देखो प्यार से फिगर बनाऊंगा और मैं दूसरी फिगर बनाऊंगा प्यार से, या अब एक एक इनइक्वलिटी को मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, एक एक इनइक्वलिटी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसलिए इनइक्वलिटी सेंटर में रखी हुई थी, है? कुछ तो लॉजिक था। चलिए, फिर भी मैं एक एक इनइक्वलिटी करके सॉल्व करता हूं। तो पहले इसको करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 को सॉल्व करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन सॉल्व करो, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू 8 आएगी, एंड व्हेन y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 8 आएगी। तो यानी कि 0,8 एंड 8,0 विल बी द आंसर, मतलब दीज विल द कोऑर्डिनेट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक है। यार हम इतनी देर से ये बना रहे हैं, ऐसा कुछ तो होगा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा बना पाएगा। है जी, ज्योमेट्री मैथ टूल, फंक्शन में तो फंक्शन ही आ जाएगा। चलो ठीक है, शॉर्टकट नहीं मिल पा रहा है। सो 8,0 सॉरी 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 0,8 यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8,0। सो बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक तो ये लाइन हो गई आपके पास, ठीक है। अरे बोल दे भाई, देख रहे हो नाटक, देख रहे हो नाटक। मैं इसको 8 पे चिपकाना चाह रहा हूं लेकिन चिपक नहीं रहा है। हट हट। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से लूंगा, अब तो चिपकेगा। ओ भाई क्या दिक्कत है तेरे को, अब चिपकेगा ये। देखो इसलिए नहीं करता बच्चों में, इसलिए मैं अपने हाथ से खींच देता हूं, अपना हाथ खतरनाक। चलो तो एक काम करते हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, भावनाओं को समझो ना भाई। सो ये स्ट्रेट लाइन है
और अगर मैं यहाँ पे 0,0 को सेटिस्फाई करूं तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ना 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 मुन्ना ना। तो इसका मतलब ये क्या देगा, इधर का एरिया देगा। क्या देगा, इधर का एरिया देगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और आगे तक बना लेते, इधर का एरिया देगा। ठीक है, लो भाई तसल्ली, बच्चों की तसल्ली के लिए हमने इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है, अब एक इनइक्वलिटी तो ये हो गई है ना, एक इनइक्वलिटी तो ये हो गई, ये। ठीक है, ये वाली डन हो गई। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इधर ये वाली भी डन हो गई। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये वाली। ठीक है, अब जरा भैया इसको नोट कर लेना, जरा यहाँ पे इतना पार्ट नोट कर लो है ना, थोड़ा सा और एक इनइक्वलिटी और रह गई है ना, ये वाली। चलो प्लीज नोट करिए प्लीज। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान समझिएगा, अब ये वाली इनइक्वलिटी देखेंगे। 3x + 5y is less than equal to 15. So 3x + 5y equals to 15. And when we will take x and y, x की वैल्यू 0 लेंगे, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 5. So 0,3 and 5,0. ठीक है, 0,3 and 5,0. So 0,3 कौन सा पॉइंट होगा भैया, 0,3 है ना। सो दिस इज 0,3 एंड 5,0 इज 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना, 5,0 ये होगा। ठीक है, सो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपके पास ये है ना, या फिर आप ऐसा मान लो ये। अब अगर अपन इस पे 0,0 ट्राई करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, यस ट्रू। तो यानी कि ये इधर का एरिया दे देगा। ओहो, प्रॉब्लम समझ रहे हो, प्रॉब्लम समझ रहे हो। यहां पे दिक्कत है, यहां पे आपको कॉमन फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, कॉमन फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि एक ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है जिसमें सारी इनइक्वलिटीज हमारी सेटिस्फाई कर सके। इस वाले पार्ट को जरा नोट करिएगा बच्चों, है ना, इस वाले पार्ट को नोट करिएगा। कर लिया नोट, चलिए अब बच्चों जरा समझिए, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए बच्चों। मान लीजिए 4 इनइक्वलिटी है। ठीक है, कितनी इनइक्वलिटी है, 4। ये I1 इनइक्वलिटी है, ये I2 इनइक्वलिटी है, ये I3 इनइक्वलिटी है और ये I4 इनइक्वलिटी है। अगर आप देखें तो ये इधर का एरिया दे रहा है, ये इधर का एरिया दे रहा है और ये इधर का एरिया दे रहा है। तो एक एरिया तो आपके पास ये आ गया, राइट। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां पे इनइक्वलिटी नंबर 1 हो गई, इनइक्वलिटी 3 भी हो गई और इनइक्वलिटी 4 भी हो गई। एक ये एरिया दे रहा है कि ये वाला भैया इसके इधर जाना है और इसके इधर जाना है। यहां पे सिर्फ इनइक्वलिटी नंबर I3 एंड I4 ही सेटिस्फाई हो रही है। और एक ये एरिया है कि भैया ये इधर का दे रहा है, ये इधर का दे रहा है, कि ये इधर का दे रहा है, यानी कि ये वाला एरिया जो है इसमें आपका I2, I3 एंड I4 हो रहा है। यानी कि कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है ना, जहां पे सारी की सारी इनइक्वलिटीज आपकी सेटिस्फाई कर जाए, है ना। देखिएगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें तो आप देखो इस एरिया में I1 भी कब सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, I2 भी सेटिस्फाई हो रहा है और I3 भी सेटिस्फाई हो रहा है और I4 भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि आपको एक इसी रीजन में सारी की सारी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। इस क्वेश्चन में भी आपकी चारों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही हैं, है ना। तभी तो हम उसको कॉमन फिजिबल रीजन बोलते हैं ना, कॉमन फिजिबल रीजन। ठीक है, यहां पे भी आपकी सारी की सारी इनइक्वलिटीज 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 है ना, और एक इससे ऊपर वाली इनइक्वलिटी 5, सारी की सारी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। सारी की सारी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई यहां पे भी हो रही हैं। लेकिन एकमात्र ये 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी ऐसा कॉमन फिजिबल रीजन नहीं है
जिसमें सारी इनइक्वलिटीज एक साथ सेटिस्फाई कर जाएं, सो हम लिखेंगे कि भैया नो फिजिबल रीजन, है ना, नो फिजिबल रीजन, ठीक है ना, एंड हेंस कांट बी सॉल्व फर्दर, कांट बी सॉल्व फर्दर, ठीक है। और इसी के साथ हमें एक फिजिबल रीजन की डेफिनेशन भी पता चल गई कि फिजिबल रीजन क्या होता है। फिजिबल रीजन इज अ कॉमन सॉल्यूशन रीजन fulfilling all inequalities और constraints, है ना, constraints, ठीक है भैया, क्लियर है, परफेक्ट। सो यहां पे हमारा खत्म हो जाता है 12.1 का इंट्रोडक्शन। थोड़ा लंबा हुआ होगा, मुझे पता है, आप लोग थोड़े से नाराज होंगे कि सॉरी इतना लंबा बना दिया है, लेकिन बाबू मेरे, मैंने इस तरीके से बताया है कि अब आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ जाके क्वेश्चंस करने की जरूरत है, ठीक है ना। सो थोड़ा लंबा है लेकिन कैड़ा है, ठीक है। ओके, सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एलपीपी, राइट। और वहाँ पे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे ज्ञान सब दे चुके होते हैं, तो फिर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, इन केस अगर किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको रेफर कर लेगा। एंड देन वी हैव द लास्ट चैप्टर कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो मिलेंगे उसमें भी। सो इसके नोट्स आप हमारे ऐप से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोई भी कमी रह गई होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।